आगे पढ़ेंगे हम अकाउंट में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। इससे पहले पढ़ा था हमने कि ख्याति क्या है, इसके मूल्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं और इसके मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है। अब है ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। ख्याति का मूल्य व्यापार की लाभ उत्पन्न करने की क्षमता पर निर्भर करता है। मतलब अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं तो ज़्यादा गुडविल है, अगर कम है तो कम है। लाभ के घटने बढ़ने के साथ ख्याति का मूल्य भी घटता बढ़ता है। ख्याति का मूल्य व्यापार के स्वभाव, आकार और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है, परंतु ख्याति का व्यापार से अलग अपना कोई मूल्य नहीं होता और इसका क्रय विक्रय व्यापार के साथ ही हो सकता है। अतः किसी व्यापारी की ख्याति का वास्तविक मूल्य केवल व्यापार के क्रय अथवा विक्रय करने पर ही ज्ञात हो सकता है। मतलब अलग से अगर हम गुडविल को बेचना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता, केवल जब बिजनेस बेचते हैं तो उसी समय गुडविल को बेचा जा सकता है। अतः किसी व्यापार की ख्याति का वास्तविक मूल्य केवल व्यापार के क्रय या विक्रय करने पर ही ज्ञात हो सकता है, अन्य अवसरों पर तो इसका अनुमानित मूल्य ही ज्ञात किया जा सकता है। ख्याति का मूल्यांकन किस विधि से किया जाएगा, इसका उल्लेख प्राय साझेदारी संलेख में कर दिया जाता है। जब साझेदारी संलेख बनाया जाता है तो ये पहले से लिख दिया जाता है कि जब व्यवसाय का क्रय या विक्रय होगा तो उस समय ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा। ख्याति का मूल्यांकन किस विधि से किया जाएगा, इसका प्राय साझेदारी संलेख में पहले से ही कर दिया जाता है। ख्याति के मूल्यांकन करने की निम्नलिखित विधियाँ। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि के अनुसार ख्यातिगत कुछ वर्षों के शुद्ध लाभों के औसत के कुछ वर्षों के क्रय के रूप में व्यक्त की जाती है। ठीक है। अतः इस विधि में पहले पिछले कुछ वर्षों के लाभ का एवरेज करके उसे एक निश्चित संख्या जैसे 3 या 4 वर्षों के क्रय के बराबर आदि से गुणा करके ख्याति की गणना की जाती है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, सबसे पहले 3 या 4 साल के प्रॉफिट दिए होंगे हमें, तो उन 3 या 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज कर दिया जाता है। जैसे मान लो 5 साल के प्रॉफिट हैं, 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं तो टोटल कर लोगे उनका बटे 5, अगर 4 है तो उनका टोटल कर लोगे बटे 4। इस तरह से एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे। फिर तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा एक निश्चित संख्या, जैसे 2 ईयर्स परचेज, 3 ईयर्स परचेज, उसे मल्टीप्लाई कर दोगे, गुडविल आ जाएगी। तो औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति के मूल्य की गणना करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट हो जाएंगे टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर्स, जैसा कि अभी बताया था कि जितने साल के प्रॉफिट हैं उसको ऐड करके बटे नंबर ऑफ ईयर्स। ख्याति के मूल्य की गणना, उसके बाद गुडविल निकाली जाएगी, तो गुडविल हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट गुणा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये इलस्ट्रेशन है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का 3 गुना गुडविल है। द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स आर 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। 2011 का 27,000 प्रॉफिट, 2012 का 12,000 लॉस, 2013 का 21,000 प्रॉफिट, 2014 का 29,000 प्रॉफिट और 2015 का 25,000 प्रॉफिट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब देखो हमें 2 चीज़ें दे रखी हैं, एक तो ये 5 साल के प्रॉफिट हैं, अगर लॉस है तो उसको लेस कर देंगे, तो इसके आधार पर एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। और दूसरा क्या दे रखा है हमें, 3 ईयर्स परचेज है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुडविल आ जाएगी। एवरेज प्रॉफिट मेथड है, तो पहले निकालोगे एवरेज प्रॉफिट फॉर 5 ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट फॉर 5 ईयर्स हो जाएंगे। 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं, पहले साल का 27,000 प्रॉफिट है प्लस अगले साल का 12,000 लॉस है, तो उसको माइनस कर दोगे, माइनस 12,000। अगले साल 21,000 का प्रॉफिट है, 21,000 प्लस हो जाएंगे 29,000 का प्रॉफिट है, 29,000 और अगले साल 25,000 का प्रॉफिट है। ठीक है। और बटे हो जाएगा 5 साल के प्रॉफिट है तो नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट ये हो गए 27,000 माइनस 12,000 प्लस 21,000 प्लस 29,000 प्लस 25,000 बाई 5, तो ये हो गया इनका टोटल 90,000 बाई 5, 18,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल हो जाएगा, गुडविल का ये होता है फार्मूला एवरेज प्रॉफिट गुणा
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 18,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 54,000 क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद है कि वाई एवरेज प्रॉफिट आर यूज्ड एज अ बेस, कि एवरेज प्रॉफिट को बेस आधार के रूप में क्यों माना जाता है। औसत लाभों को आधार इसलिए माना जाता है क्योंकि किसी एक वर्ष के लाभ की अपेक्षा कई वर्षों के लाभों का औसत अधिक विश्वसनीय होती है। क्योंकि हमें मान लो 1 साल का प्रॉफिट ले लेते हैं, तो 1 साल का प्रॉफिट तो किसी और कारण से भी हो सकता है, इसलिए हम 3-4 सालों के एवरेज प्रॉफिट के आधार पर गुडविल निकालते हैं। क्योंकि किसी एक वर्ष का लाभ किन्हीं असामान्य कारणों से अधिक या कम हो सकता है, इसलिए गत कई वर्षों के लाभों का एवरेज किया जाता है। क्रय के बराबर वर्षों की संख्या का उचित है कि हम ये जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हैं ये क्यों मानते हैं। क्रय के बराबर वर्षों की संख्या का आशय यह है कि व्यापार का विक्रेता व्यवसाय का लाभ क्रेता को दे देता है। ठीक है, जब उसको बेचता है अपने बिजनेस को तो लाभ एक तरह से क्रेता को दे देता है, जो क्रेता विक्रेता के प्रयत्नों के कारण व्यवसाय से प्राप्त करेगा। आने वाले कुछ वर्षों में क्रेता विक्रेता की ख्याति के कारण समस्त लाभ अर्जित करेगा। ठीक है, जब अगले सालों में जिसने खरीदा है वो उसके नाम के कारण, उसकी गुडविल के कारण बहुत से प्रॉफिट प्राप्त करेगा। तत्पश्चात स्वयं के प्रयत्नों से ग्राहकों के मध्य प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। उसके बाद ही उसकी अपना नाम होगा, अपनी गुडविल होगी। इसलिए क्रेता कुछ वर्षों के लाभ से विक्रेता की क्षतिपूर्ति करता है, जो कि क्रेता विक्रेता के प्रयत्नों से प्राप्त करता है। अतः औसत लाभ का गुणा इसलिए किया जाता है क्योंकि भविष्य में कई वर्षों तक लाभ कमाने की आशा होती है। 2 ईयर्स परचेज का मतलब आगे 2 सालों तक उसका नाम लगा करके वो प्रॉफिट कमाएगा, और 3 ईयर्स परचेज का मतलब 3 सालों तक कमाएगा। एवरेज एस्टिमेटेड। वास्तविक औसत लाभों की गणना। वास्तविक औसत लाभ का आशय फर्म के अनुमानित भावी वार्षिक लाभ से होता है। इस लाभ की गणना करने का उद्देश्य ये जानना होता है कि भविष्य में व्यापार में कितना अनुमानित लाभ होने की संभावना है। अतः गत प्रत्येक वर्ष के लाभों में से निम्नलिखित का समायोजन करने के पश्चात पहले वास्तविक लाभ ज्ञात करना चाहिए और फिर वास्तविक औसत लाभ की गणना करनी चाहिए। मतलब कि कुछ एडजस्टमेंट होती है, उनको प्लस माइनस करके पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेने चाहिए। वर्ष की असाधारण हानि जैसे आग लग जाने या चोरी होने से हानि आदि को संबंधित वर्ष की आय में जोड़ देना चाहिए। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस होते हैं जैसे बिजनेस में आग लग गई या फिर चोरी होगी। अगर इस तरह की कोई हानि है तो उसको उस साल, जैसे मान लो 2000 में हो गया तो 2000 के प्रॉफिट में उसको जोड़ देना चाहिए, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस है, ये आगे आने वाले सालों में नहीं होगा। वर्ष की असाधारणा है जैसे सट्टे या कौन बनेगा करोड़पति के गेम से आय को संबंधित वर्ष की आय में से घटा देना चाहिए। इसी तरह से जैसे एबनॉर्मल लॉस है उसी तरह से एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, जैसे जुए से, सट्टे से, कौन बनेगा करोड़पति के गेम से बिजनेस को आय प्राप्त हुई है तो आगे आने वाले सालों में वह नहीं होगी, इसलिए उसको संबंधित वर्ष की आय में से घटा देना चाहिए। विनियोगों की आय को संबंधित वर्ष की आय में से घटा देना चाहिए, क्योंकि ये आय व्यवसाय की सामान्य व्यवसाय क्रियाओं से संबंधित नहीं है। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होती है व्यवसाय क्रियाओं के अतिरिक्त अगर जो साझेदार हैं उन्होंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उससे जो इनकम प्राप्त होगी। तो इस तरह की अगर इनकम है तो उसको उस साल की आय में से घटा देना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन इसका, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ सौरभ, मोहित एंड निखिल वाज 1 लाख। तीनों की कैपिटल है 1 लाख रुपए। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर, 3 साल के प्रॉफिट है 13-14 का 40,000, 14-15 का 46,000, 15-16 का 52,000। देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹3,000 इन 2014-15। 2014-15 में एबनॉर्मल लॉस है 3,000 रुपये का, तो उसको क्या करेंगे 2014-15 के प्रॉफिट में ऐड कर दोगे। Goodwill of the firm was to be valued at 2 years purchase of the average profit of last 3 years. Calculated the goodwill of the firm. तो देखो टोटल प्रॉफिट निकालेंगे पहले। 2013-14 में 40,000 है, इसको लिख लेंगे। 14-15 में 46,000 का प्रॉफिट दे रखा है और 3,000 का क्या है एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब है जो टोटल प्रॉफिट है वो कितने थे 49,000। 2015-16 में 52,000। ठीक है, तो ये टोटल कर दोगे 1,41,000 हो गया टोटल प्रॉफिट। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे। एवरेज प्रॉफिट होता है टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर्स। तो 1,41,000 बाय 3, तो ये हो गया 47,000।
तो वैल्यू ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो 1,40,000 ये आया 47,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट, और ईयर्स परचेज था 2 ईयर्स परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 94,000 से आ गया गुडविल आएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड इलस्ट्रेशन, मीना परचेज सिमिस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018, द प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय सिमिस बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर एज फॉलो। 3 साल के प्रॉफिट हैं। 2015-16 में 40,000 का प्रॉफिट था। इसमें एबनॉर्मल गेन, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, एबनॉर्मल गेन शामिल है, इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 16-17 50,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, इसको ऐड कर देंगे। 2017-18 में एक्सक्लूडिंग ₹5,000 एज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फंड्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड, कि 5,000 का एक ऐसा खर्चा इंश्योरेंस प्रीमियम का शामिल है, उसको एक्सक्लूड कर रखा है, उसको लेस कर देंगे। ठीक है, इसको भी लेस कर देंगे। पहले ये एडजस्टमेंट करेंगे तीनों सालों के प्रॉफिट में, उसके हिसाब से एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और फिर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से गुणा करके गुडविल निकालेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। तो देखो 2015-16 का पहले निकालेंगे हम एक्चुअल टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स आफ्टर एडजस्टमेंट। 2015-16 में 40,000 प्रॉफिट दिया हुआ है, लेस करोगे एबनॉर्मल गेन 5,000, तो 35,000 हो गया। 2016-17 में 50,000 ऐड करोगे एबनॉर्मल लॉस 10,000, 60,000 हो गया। इसी तरह से ये था तीसरे साल, एबनॉर्मल प्रॉफिट है 2017-18 का 40,000 ये हो गया, तो टोटल हो गया 1,35,000। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे इनका, 1,35,000 बाई 3 लेस एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, हर साल का इंश्योरेंस प्रीमियम था, उसको लेस करना था, उसको हमने नहीं करा, इसलिए हमने ये पहले एवरेज निकाल के उसके बाद लेस कराया 5,000। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो गया 40,000, और वैल्यू ऑफ गुडविल 40,000 इंटू 2 80,000 हो गया। ठीक है, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके बाद ये इसी का पार्ट है, एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही सेकेंड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, जो तुमने एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसी का संशोधित रूप है। इसमें एडजस्टमेंट करने के बाद, जैसे यहाँ 3 साल के प्रॉफिट हमने एडजस्टमेंट करके निकाल लिए, उनको वेट दिया जाता है। ठीक है, और वेट को फिर मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, उसके बाद गुडविल निकाली जाती है। तो देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, भारित औसत लाभ विधि, ये औसत लाभ विधि का ही सुधरा हुआ रूप है। इस विधि के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लाभ को संबंधित भार जैसे 1, 2, 3, 4 आदि से गुणा करके भारित लाभ ज्ञात किया जाता है, और भारित औसत लाभ ज्ञात करने के लिए भारित लाभ के योग को कुल भार से भाग दिया जाता है। तो इसमें 2 फार्मूले लग जाएंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर है टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट बटे टोटल ऑफ ईयर्स, और सेकंड वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर है वेटेड एवरेज प्रॉफिट गुणा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यदि पिछले 4 या 5 वर्षों के लाभों में पर्याप्त और निरंतर वृद्धि या कमी होने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, तो सरल औसत लाभ विधि के स्थान पर भारित औसत लाभ विधि का प्रयोग किया जाना उचित रहता है, क्योंकि इस विधि में व्यवसाय के उन नवीनतम लाभों को अधिक महत्व दिया जाता है जिनके अर्जित करने की भविष्य में संभावना बनी रहती है। इसलिए सबसे नवीन वर्ष के लाभों को सबसे अधिक भार प्रदान किया जाता है, परंतु यदि लाभों में निरंतरता कमी हो रही है तो नवीन वर्ष के लाभों को सबसे कम भार प्रदान किया जाता है, अर्थात पूर्व का विपरीत कर दिया जाता है। तो इसका देखो एक इलस्ट्रेशन, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर एज फॉलो। 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर वेट्स 1, 2, 3, 4 and 5 रिस्पेक्टिवली असाइन टू द प्रॉफिट। तो देखो पहले साल लिख लोगे, साल है हमारे 2014, 15, 16, 17, 18, फिर प्रॉफिट लिख दोगे इनके 17,500, 20,000, 24,000, 25,000 और 30,000। उनको वेट दे दोगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, टोटल वेट्स कर दोगे 15। फिर प्रोडक्ट्स होते हैं गुणनफल, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करा 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको 5 से, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया।
अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट बटे टोटल ऑफ वेट्स। तो इनका टोटल आ रहा है 3,79,500 बाई 15 25,300। और वैल्यू ऑफ गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि वहाँ ऊपर दे रखा था हमें ये रहा ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 75,900 आ जाएगा। तो औसत लाभ विधि के निम्न गुण है। फर्स्ट है ये एक सरल और व्यवहारिक विधि है क्योंकि ये गणितीय जटिलताओं से मुक्त है। कई गत वर्षों के लाभों के आधार पर औसत लाभ ज्ञात करने के कारण इससे व्यवसाय का सही लाभ उपार्जन क्षमता का ज्ञान प्राप्त होने की संभावना रहती है। और दोष, इसमें व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, कितना पैसा लगा है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वास्तव में एक व्यवसाय के लाभ कमाने की क्षमता पूंजी पर निर्भर करती है। और गत कितने वर्षों के लाभों के आधार पर औसत लाभ ज्ञात किया जाए इसका कोई ठोस आधार नहीं है। ठीक है, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको दो भागों में बांटा है, एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद है सेकंड मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, अधिलाभ विधि। अधिलाभ क्या होते हैं, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं, हमारे जैसी जो दूसरे व्यवसाय हैं वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं और हमारा व्यवसाय कितना प्रॉफिट कमा रहा है, हम उनकी तुलना करते हैं और उन दूसरे व्यवसाय की तुलना में हमारा व्यवसाय जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है वो सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। तो अधिलाभ विधि में फर्म के अधिलाभों को ख्याति के मूल्य की गणना का आधार बनाया जाता है। अधिलाभ सुपर प्रॉफिट से आशय फर्म के वास्तविक औसत लाभों का सामान्य लाभों पर आधिक्य से है। तो सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इस विधि में यह मान लिया जाता है कि समान तरह के व्यवसाय में एक निश्चित विनियोग पर एक निर्धारित दर से सामान्य लाभ कमाए जा सकते हैं, कि एक ही तरह के जो बिजनेस होते हैं वो एक जैसा पैसा लगा करके एक ही जैसा प्रॉफिट कमाएंगे। जैसे मान लो 1,00,000 रुपये लगा करके 15% से रिटर्न कमा रहे हैं तो 15,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर हमारे व्यवसाय में 20,000 रुपये प्रॉफिट हो रहे हैं तो जो 5,000 रुपये होंगे एक्स्ट्रा वो हमारे सुपर प्रॉफिट कहलाएंगे। अब यदि उस व्यवसाय के औसत लाभ सामान्य लाभ से अधिक हैं तो ये अधिक है सरप्लस उसके लिए अधिलाभ होंगे। और जो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, जैसे अभी बताया था मैंने कि 15% से रिटर्न होने की संभावना है, तो 1,00,000 का 15% से जो 15,000 रुपये वो नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। इस अधिलाभ की राशि को किसी उचित संख्या जैसे 2, 3, 4, 5 आदि जो भी साझेदारों के बीच निश्चित हो जाए उनसे गुणा करके ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि यदि अधिलाभ नेगेटिव आता है तो ख्याति का मूल्य 0 होगा। तो अधिलाभ विधि से प्रथम वास्तविक औसत लाभ, द्वितीय सामान्य लाभ, फिर अधिलाभ और तत्पश्चात ख्याति के मूल्य की गणना की जाती है। मतलब इसमें 4 फार्मूले लगने हैं। अतः इनके मूल्यांकन के लिए निम्न सूत्रों की सहायता ली जा सकती है। सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बराबर है टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये तुम्हें पता है, पहले तुम एवरेज प्रॉफिट मेथड में पढ़ चुके हो उसको। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितनी कैपिटल लगी हुई है बिजनेस में गुणा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी तुम्हें क्वेश्चन में दी होगी। सुपर प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारे साल में जो एवरेज प्रॉफिट हमारे बिजनेस में हमें जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 2-3 साल का एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और वैल्यू ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट गुणा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो देखो अब इसका इलस्ट्रेशन। द बुक्स ऑफ ए बिजनेस शोड दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन 31 दिसंबर 2018 वाज ₹5 लाख, कि जो कैपिटल है वो 5 लाख रुपये लग गई है। एंड द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर एज फॉलो। और 5 साल के प्रॉफिट इस प्रकार है। तो 5 साल के प्रॉफिट दे रखे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेसिस ऑन 3 ईयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स गिवन दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो हमें देखो पहले क्या निकालना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो 5 साल के प्रॉफिट है उनका एवरेज निकाल लोगे। पहले साल है 40,000, फिर 50,000, फिर 60,000, फिर 70,000 और फिर 80,000।
ठीक है, सबका टोटल करके बटे 5 कर दोगे तो ये हो जाएगा 4 5 9 6 15 7 22 और 8 30, 3 लाख रुपए हो गए। तो 3 लाख ये टोटल 5 साल के हैं बटे 5, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 60,000 रुपये। ठीक है, अब चाहिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जितनी कैपिटल लगी हुई है वो तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई है कि 5 लाख रुपए लगाए हुए हैं। 5 लाख गुना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, 10 बटे 100, तो 50,000 रुपये आ गए नॉर्मल प्रॉफिट। अब निकलाएंगे हमारे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हो जाएंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 60,000 माइनस 50,000, 10,000 हो गए सुपर प्रॉफिट और गुडविल हो जाएगी सुपर प्रॉफिट गुणा नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आए 10,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है ऑन 3 ईयर्स परचेज, तो उसको 3 से गुणा कर देंगे, 30,000 रुपये क्या आ गया गुडविल आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो अगला इलस्ट्रेशन सुपर प्रॉफिट मेथड का ही। द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑफ ए फर्म इन फ्यूचर आर ₹60,000 पर ईयर, कि एक फर्म का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है वो 68,000 है और कैपिटल इन्वेस्ट करी हुई है 3,50,000। रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 12% रेट ऑफ रिटर्न है। द रेमरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 8,000 फॉर द ईयर। 8,000 रुपये, मतलब टोटल 68,000 प्रॉफिट कमाया हुआ है, इसमें से 8,000 रुपये रेमरेशन पारिश्रमिक, किसका पार्टनर्स का पारिश्रमिक है, तो उसको लेस कर दोगे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएंगे 68,000 माइनस 8,000। नॉर्मल प्रॉफिट 3,50,000 का 12%। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ ए सुपर प्रॉफिट। तो इसमें भी क्या होगा, पहले हमें क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 68,000 टोटल प्रॉफिट है, उसमें से 8,000 रेमरेशन देना है, तो 60,000 हो गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो वास्तव में हमने प्रॉफिट कमाया है। और नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी कैपिटल लगी हुई है गुणा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये हो गया 42,000। सुपर प्रॉफिट हो जाएंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 18,000 और गुडविल हो जाएगी 18,000 इंटू 2 ईयर्स परचेज है तो 36,000। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, ए फर्म्स एवरेज प्रॉफिट आर 70,000, एवरेज प्रॉफिट दिए हुए 70,000। इट इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ₹5,000, इसमें 5,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो एवरेज प्रॉफिट में से एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। एवरेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹5,50,000, कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है 5,50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे कैपिटल इन्वेस्टेड गुणा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैलकुलेट गुडविल एट 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो जाएंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जितने हमारे प्रॉफिट हैं, एवरेज प्रॉफिट 70,000 माइनस एबनॉर्मल लॉस 65,000 हो गया हमारे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होंगे, कैपिटल इन्वेस्टेड 5,50,000 इंटू 10% है, तो 10/100 55,000। सुपर प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 हो गया और गुडविल हो जाएगा 4 ईयर्स परचेज है, तो 10,000 इंटू 4 40,000। ठीक है,
उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो इसका। On 1st April 2018, an exciting fund had assets of ₹75,000 इंक्लूडिंग कैश। 75,000 है और उसमें कैश भी शामिल है 5,000 का। इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹5,000 ऑन दैट डेट। तो उस दिन इसके क्रेडिटर्स हैं 5,000। एसेट्स कितने हैं 75,000 और उसमें से आउटसाइडर लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स 5,000, उसको लेस कर दोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। द फर्म एड ए रिजर्व फंड ऑफ ₹10,000। दूसरी साइड में 10,000 का रिजर्व फंड है, वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड ए बैलेंस ऑफ ₹60,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% and the goodwill of the firm is valued at ₹24,000 and 4 years purchase of super profit. Find the average profit per year of the exiting partners। तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड गुणा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, हमें इसमें क्या दे रखे हैं, क्रेडिटर्स हैं 5,000 के, 10,000 का रिजर्व है। तो ये लाइबिलिटी साइड की आइटम्स हैं। लाइबिलिटी साइड में 5,000 के क्रेडिटर्स हैं, 10,000 का जनरल रिजर्व है और 60,000 ये है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 75,000 और एसेट्स भी कितनी दी हुई है 75,000। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो क्या होता है, एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी। आउटसाइडर लाइबिलिटी क्रेडिटर्स हैं, तो 75,000 में से 5,000 घटाएंगे, 70,000 हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या आते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा 70,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। 20% है तो 20% करोगे इसका 14,000 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो आगे देखो, ये आ गया हमारा। उसके बाद गुडविल हमें दी हुई है। गुडविल कैसे निकाली जाती है, सुपर प्रॉफिट गुणा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब गुडविल हमें दी हुई है, फर्म इज वैल्यू 24,000 और एट 4 years परचेज, एट 4 years परचेज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएंगे 24,000, ये 4 इधर आके बाय हो जाएगा तो 6,000 हो गया। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट आ गए। और फाइंड द एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जाइटिंग फर्म। तो सुपर प्रॉफिट आ गए, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाले थे, नॉर्मल प्रॉफिट आया था कैपिटल एम्प्लॉयड गुणा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो 14,000 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट आया था। अब सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या आता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट भी आ गया हमारे पास 6,000, ये माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है, इधर आके प्लस हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट आए 14,000 और एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 14 + 6 20,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया सेकंड मेथड हमारा, कौन सा, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब है एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में डिफरेंस। तो एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट है मीनिंग। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, औसत लाभ गत वर्षों के लाभों का औसत होता है। मतलब जो पिछले साल के 3 साल के प्रॉफिट है, 4 साल के प्रॉफिट है, उनका एवरेज होता है। सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं, अधिलाभ औसत लाभों का सामान्य लाभों पर आधिक्य होता है। सामान्य आय दर, औसत लाभ की गणना करते समय सामान्य आय दर पर ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि अधिलाभ की गणना करते समय सामान्य आय दर को ध्यान में रखा जाता है। तीसरी है आवश्यकता। तो औसत लाभ की गणना करने के लिए अधिलाभ की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि अधिलाभ की गणना करने के लिए औसत लाभ की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये गुडविल निकालने के 2 मेथड हो गए। तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, वो अगले लेक्चर में कराऊंगी।